नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं सालेहा और हाजिर हैं हम साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग के एक और अंक के साथ। देश की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए, वैश्विक मंच पर इसे स्थापित करने के लिए, चाहे बात कंटेंट निर्माण की हो, बौद्धिक संपदा या तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में देश को स्थापित करने की। वेव्स विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ। इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आशीष खंडेलवाल जी। आप उप निदेशक हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान में। आशीष जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की, वेव्स। तो मनोरंजन और मीडिया की दुनिया में देश के बढ़ते हुए कद को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो सम्मेलन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट, ये बेसिकली जो कंटेंट क्रिएशन, आजकल जो कंटेंट निर्माण का एक नया दौर चला है, उस दौर में जो युवा है, युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को बांधते हुए उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इरादे से किया गया है। और इसमें कल्चर और क्रिएटिविटी का यूनिवर्सल कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने ये कहा कि भारत तो ऐसा समृद्ध देश है जिसकी हर गली में कहानी है। तो आज जो दुनिया है वो कहानी कहने के नए नए तरीके ढूंढ रही है और हमारे पास तो पहले से ही एक, आप कह सकते हैं, एक टाइमलेस ट्रेडिशन है, एक बड़ा सा खजाना है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत देश सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध है, यहाँ की पौराणिक कथाएं, यहाँ की लोक कथाएं इतनी ज्यादा समृद्ध है कि वो अगर विश्व पटल पर जाए तो किसी भी तरह की क्रांति कर सकती है। जैसे आज का यूथ, हमने देखा है कि जापान की जो मांगा कल्चर है उसके पीछे जा रहा है। तो मांगा कल्चर बेसिकली उसमें माइथोलॉजीज है, उसमें पुरानी चीजें हैं, वहां की संस्कृति है। तो भारत की संस्कृति को वैश्विक पटल पर दिखाने का ये भारत के पास बहुत बड़ा अवसर है। विश्व में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है। तो इन पौराणिक कथाओं में स्टोरी टेलिंग को यूज करते हुए यदि कंटेंट क्रिएशन हो और वो कंटेंट क्रिएशन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तो न केवल भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी बल्कि युवाओं को एक रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और भारत समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। आशीष जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये स्थानीय आवाजों को सशक्त बनाने की कवायद है और जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं उनका आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल नवाचार के साथ एक बहुत ही अद्भुत संगम हमें इस माध्यम से देखने को मिला। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है मैन पावर को रिप्लेस कर देगा अगर बहुत ज्यादा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीजों पर हावी हो जाएगी? हम वेव सम्मेलन की बात करें तो कल्पना करें 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ एक थीम पर उपस्थित हुए हैं, तो इसमें जरूर कोई ना कोई बात है। आजकल AVGC XR की बहुत बात हो रही है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, ये क्षेत्र दुनिया में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब से OTT और जब से सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ है और उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज होने लगे हैं, तो इस तरह का कंटेंट क्रिएशन भी तेजी से बढ़ रहा है। जब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आया है, तब से उसने इसको और अच्छे पंख लगा दिए हैं। लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ रही है, लोगों का काम तेजी से हो रहा है, लोगों का काम आसानी से हो रहा है और अब यदि व्यक्ति चाहे तो अपने कमरे से वो क्रिएशन कर सकता है। जहां तक आपने बात की इसके दुष्परिणामों की कि क्या वो जॉब रिप्लेसमेंट या दूसरी तरह की एथिकल चिंताओं को भी अपने साथ लाएगा, तो जरूर ये चीजें हैं, लेकिन इसका इतना ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नई तकनीक है। तो तकनीक चलाने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस हमेशा चाहिए होता है। तो जो लोग दक्ष हैं, जो लोग कुशल हैं, जो लोग वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करेंगे, वो हमेशा दौड़ में बने रहेंगे। यानी ऐसा कोई खतरा नहीं है कि भाई इंसानों की जगह पूरी तरीके से मशीनें ले लेंगी। बहरहाल ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसके जरिए जो भारतीय संस्कृति है उसकी
वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम क्रिएटिव इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, इसके आर्थिक पक्ष की बात करें, तो आपको लगता है कि यहाँ पर अनगिनत संभावनाओं के द्वार हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में देखने की परिकल्पना की है और ये परिकल्पना अलग अलग क्षेत्रों में साकार होगी। इसमें ऑरेंज इकोनॉमी भी अपनी भूमिका निभाएगी। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी जो ये नई टर्म आई है, ये टर्म है क्रिएटिव इकोनॉमी की, मतलब इसमें डिजिटल कंटेंट का सबसे ज्यादा योगदान है। तो जब ऑरेंज इकोनॉमी बढ़ेगी, बेसिकली ये जो समिट किया जा रहा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसके केंद्र में भी ऑरेंज इकोनॉमी ही है। जो दुनिया की जो ऑरेंज इकोनॉमी है, यदि भारत उसका हब बन जाएगा तो दुनिया की वो सारी इकोनॉमी भारत के पास होगी और भारत डिजिटल महाशक्ति के रूप में सबके सामने होगा। निसंदेह इससे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे यूथ के पास आ सकती है। कंटेंट क्रिएशन की बात हो, बौद्धिक संपदा की बात हो, और इसके अलावा आपने गेमिंग, एनिमेशन, XR, AR, कई एस्पेक्ट्स इसके हमारे साथ चर्चा की। हम अगर बात करें कि मीडिया और मनोरंजन की भूमिका को ये नए आयाम देगा, हमने देखा कि बहुत सारी दिग्गज हस्तियों के भी इसमें सेशंस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो चरण रहा जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई, तो उसके जरिए भी और दिग्गज लोगों के सेशंस के जरिए भी लोगों को एक तरीके का मोटिवेशन मिल रहा है वेव्स से जुड़ने का? जी, क्रिएटर्स चैलेंज, क्रिएटोस्फेयर, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हुई, उनसे क्रिएटर्स को लुभाया गया और एक बज़ बनाया गया कि किस तरह से दुनिया भारत को डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के रूप में देखे। तो इसका बिल्कुल एक असर है। साथ में ही आपने जो बात की नई पीढ़ी की, तो मैं यहाँ जनरेशन जो परिवर्तन आया है, किस तरह से पहले जनरेशन जेन एक्स हुआ करती थी, फिर मिलेनियल्स आए, उसके बाद में जेन अल्फा और अब जेन बीटा की बात होती है। तो ये जो जनरेशन, ये पीढ़ी में जो बदलाव आ रहे हैं हर 15 या 20 साल में, वो बदलाव एकदम सबको नजर आ रहे हैं। तो कभी भी मिलेनियल्स जो लगभग 1980 से 1996 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी है, उनकी रुचि 1996 से 2012 तक पैदा होने वाली जेन अल्फा की रुचियों से एकदम भिन्न है। और 2012 के बाद जो आई है, जिस हम जेन अल्फा की बात कर रहे हैं, तो वो जेन अल्फा भी बिल्कुल एक अलग सोच के साथ आई है। उनका ज्यादातर समय डिजिटल डिवाइसेस के साथ बीता है। उनको हर चीज डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल स्मार्ट होम, एक IoT जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उनको IoT इकोसिस्टम चाहिए होता है। तो उस अगर इकोसिस्टम को हमें बूस्ट करना है, उस चीजों को अगर हमें आगे बढ़ाना है, उस जनरेशन को सोच के हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो ये सब हमें करना होगा। और इसी वजह से ये समिट इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि ये वेव्स जो है, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और भारत में पहली बार हो रहा है, और ये ठीक ऐसे समय लाया गया है जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ तक कि जो मनोरंजन जगत की हस्तियां हैं, यानी बॉलीवुड स्टार्स भी इसमें सेशंस में शामिल हुए, तो उन्होंने भी इसके कई एस्पेक्ट्स पर चर्चा की कि जो शूटिंग का तरीका है उसको भी आसान होना चाहिए। दिग्गज हस्तियों का जो जमघट हुआ, उन्होंने कहा कि आसान और किफायती थिएटर, सस्ते थिएटर और मनोरंजन का जो कंटेंट है वो आज के जमाने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई गेम चेंजर साबित होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि वेव्स के साथ इतनी सेलिब्रिटीज, हस्तियां जुड़ी हैं, और अभी तक भारत में यदि मैं मनोरंजन की बात करूं तो फिल्मों को मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था, लेकिन पिछले लगभग 5 साल से उस मनोरंजन को OTT ने बदल दिया है। जो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, उस उद्योग ने पूरी तरह से फिल्मों को बदल दिया है। तो जो हस्तियां हैं वो भी उस जरूरत को, उस आवश्यकता को भांप रही है और वो अपने आप को उसी के अनुसार बदल भी रही है। तो जो वेव समिट हुआ, उसमें हमने देखा कि उन हस्तियों ने उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस किया और उन्हीं चीजों को हाईलाइट करते हुए बताया कि किस तरह से आयाम आ रहे हैं, जो नए पहलू आ रहे हैं मनोरंजन के, और जो युवा पीढ़ी को किस तरह से वो अपने आप में बांधे रख सकते हैं, उनको देखते हुए, और ये वेव समिट की सफलता को इंगित करता है। आशीष जी, इसका स्पेक्ट्रम जो है, जैसा अभी आपने बताया कि बहुत ही व्यापक है, इसमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग और भी किन किन चीजों को शामिल किया गया?
देखिए, इसमें बेसिकली इसका कोर था डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट में ऑडियो, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स, जैसा मैंने बताया एवीजीसी एक्सआर की जो हम बात करते हैं उसके तमाम पहलू इसमें शामिल थे। और जो आईओटी है और जो नया इंटरनेट से जुड़ने वाले स्मार्ट थॉट्स हैं और एआई है, उन सब का इम्पैक्ट अलग अलग सेशंस में प्रतिभागियों को देखने को मिला। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस अग्रणी पहल के जरिए वाकई इसको वेव कहा जा सकता है, चाहे आर्टिस्ट के लिए, चाहे इनोवेटर्स के लिए, चाहे वो इस क्षेत्र में निवेश के इच्छुक हो या फिर पॉलिसी मेकर्स हो यानी कि नीति निर्माता, ये सभी के लिए वाकई एक वेव साबित हो रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्घाटन भाषण में स्पष्ट कहा था कि वेव सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। और इस वेव पर सवार है फिल्में, म्यूजिक, गेमिंग, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी का अथाह संसार। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है, जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ, क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। तो ये बात इस वेव समिट ने पूरी तरह से साकार की है। एक टेक गुरु होने के नाते आपको क्या लगता है कि भारत में एक तकनीकी नवाचार का केंद्र बनने की कितनी संभावना है और आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है कैसे कैसे बदलाव देखने को हमें मिलेंगे? देखिए, भारत में यूथ जो है वो बहुत स्किलफुल है यदि हम डिजिटल चीजों की बात करें। आप देखिए, आईटी सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं उसका जो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है, मैं पूरे वैश्विक समुदाय की बात कर रहा हूं, वो भारतीय है। तो भारतीय उस तकनीकी समझ को अपने आप में जीते हैं। और इसी तरह से जितने विश्वविद्यालय हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी आपको भारतीय छात्रों की तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यदि ये सारा टैलेंट इकट्ठा हो और भारत में विश्व के लिए क्रिएशन हो, जैसा कि इस वेव्स की थीम में भी कहा गया था, तो भारत एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑरेंज इकोनॉमी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बड़ा सितारा बनकर स्थापित हो सकता है। अगर हम परंपरागत कलाओं की बात करें तो हमारे यहाँ हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा रही है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अगर तकनीकी नवाचार या डिजिटल कंटेंट बहुत हावी हो गए तो हमारा जो परंपरागत इकोसिस्टम है कलाओं को लेकर, उसे किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा भारत की पौराणिक विशेषता रही है कि यहाँ गुरुकुल परंपरा है और गुरु से शिष्य सीखते हैं और उस ज्ञान को फिर अगली पीढ़ियों तक स्थानांतरित करते हैं। तो यही सब बातें आगे जैसे जैसे युग बदलता रहा हम देखते आ रहे हैं। लेकिन भारत की एक और विशेषता है, वो हर तरह की संस्कृति, हर बदलाव को काफी जल्दी अपने आप में समेटता है। जितने भारत के साथ जो अलग अलग संस्कृतियां आई, भारत ने उसको अच्छे से अपनाया और अब नई जो तकनीक की दुनिया है उसके अनुसार जो ज्ञान का हस्तांतरण में जो बदलाव आया है, उस बदलाव को भी भारत बहुत अच्छे से अपना रहा है। अभी आप देखिए कि आजकल जो लर्निंग या ज्ञान या सीखने की जो स्थिति है, वो कितने ही ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के जरिए अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो देखकर, चाहे वो गृहिणी अपने रसोई में कोई व्यंजन बना रही है या कोई स्टूडेंट अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति केवल अपने शौक के लिए गिटार सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी उसको अब गुरु के पास बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। उसका गुरु उसके डिजिटल डिवाइस में मौजूद है। तो गुरु शिष्य परंपरा वही है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको बयान किया कि इससे हमारी जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा है उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस वो उसका स्वरूप बदल गया है। यानी भारतीय संस्कृति वाकई एक बहुत ही बड़े स्पंज के रूप में जो हर चीज को आत्मसात कर लेती है बहुत आसानी से। अगर हम बात करें राजस्थान के परिदृश्य की, तो राजस्थान की जो स्टॉल लगाई गई उसे लेकर भी दर्शकों का, आगंतुकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वेव्स में रहा। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्वेरीज कर रहे हैं और राजस्थान में निवेश के भी इच्छुक हैं। आशीष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि वाकई इस शिखर सम्मेलन के जरिए मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगा, उसकी भूमिका का दायरा और भी व्यापक हो सकेगा और भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही कंटेंट क्रिएशन में और भारत की जो बौद्धिक संपदा है उसे वैश्विक पटल पर रखने में भी वेव्स के जरिए बहुत सहायता मिलेगी।
श्रोताओं, आपसे चाहेंगे इजाजत। उससे पहले हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, प्रस्तुति सहयोग सुदर्शन नाहर, परिकल्पना डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा। नमस्कार।